गुड, वेरी गुड बेटा। ये स्क्रीन शेयर करते हैं, एक एक चैप्टर उठा के ना वर्ड बाय वर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे। पहले चैप्टर से ही आओ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ये बुक है जैन एंड नोहरी, पहले तो ये समझ लो, ये बुक है जैन एंड नोहरी जो आपको पढ़नी है, ठीक है। और इस बुक को ही थोड़ा सा फोकस करके करना। ईशान सर कोई ऐसा ऑप्शन दो कि मैं भी रिकॉर्ड कर सकूं, मुझे भी इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। तो ये ऐसा ऑप्शन करो कि मैं भी रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो जितने लोग कनेक्टेड हो, तुम लोग को एक एक वर्ड में सिखा दे रहा हूँ। अब इसके बाद बोर्ड में कुछ भी है तुम लोग को दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। हम लोग आज जो पहला चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1। ये जैन एंड नोहरी बुक के हिसाब से है, तो इसी हिसाब से पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ आपको ये समझना है कि हम एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हुए थे कब? 15 अगस्त 1947 को। अब इस चैप्टर में हमें ये बताया जा रहा है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या थी। जब 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस समय हमारी इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, हमें इस चैप्टर में बेसिकली इसी बात पे फोकस करना होता है। तो अब इसको अगर जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि हमारी इकोनॉमी का ब्रिटिश रूल में बहुत ज्यादा कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हुआ। बेटा कॉलोनियल का मतलब होता है इंडिया जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी थी। ब्रिटेन का राज पूरी दुनिया में था, तो उसकी कॉलोनी का एक हिस्सा हम लोग भी थे, तो हम लोग एक ब्रिटिश कॉलोनी थे। और जैसे ब्रिटेन दूसरे देशों का एक्सप्लॉइट करता था, सेम उसी तरह ब्रिटेन हमारे भी देश को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, इसलिए इसे हम लोग कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लो मेरी बात को। आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हो आपको ये समझ आ गया। आपका चैप्टर है जब आप आजाद हुए तो उस समय आपकी इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे, ब्रिटिश के राज का एक हिस्सा थे। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया, ठीक है, इसे बर्बाद किया, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है कि उन्होंने कैसे बर्बाद किया। तो सबसे पहले तो ये समझो, उन्होंने हमारा टारगेटेड एक्सप्लॉइटेशन किया। हमारे यहाँ जितने सेक्टर्स थे, ये लाइंस को थोड़ा खास ध्यान देना, यही वाले कट आउट को भेज भी दूंगा पूरे नोट्स को, अगर ये बुक आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश के इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को टारगेट करके एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट करने का मतलब यह डिस्ट्रॉय करना होता है, बर्बाद किया एक एक करके हमारे हर एक सेक्टर को, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले उन्होंने बर्बाद किया हमारे एग्रीकल्चर को। हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉस्परस थे, हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, लेकिन अंग्रेज जो है हमारे देश में लेकर आए जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिससे हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस सिस्टम के क्या फीचर थे, जमींदारी सिस्टम के, आपको ये पता होना चाहिए। जमींदार को लैंड का या सॉइल का ओनर डिक्लेयर कर दिया गया। वो अंग्रेजों को एक फिक्स सम या टैक्स देते थे जिसे लैंड रेवेन्यू कहते थे, और उसके बाद वो किसानों से जितना एक्सट्रैक्ट करना चाहे उतना माल निकलवा सकते थे। तो जो एक्चुअल में किसान थे, कल्टीवेटर, वो सिर्फ केवल टिलर बन के रह गए। उनके पास थोड़ा सा ही पैसा रहता था जिससे वो अपना घर भी नहीं चला पाते थे। जैसे आपको ये चीज मैं सिखा रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ आए। पहले की पोजीशन बोलते हैं, ओल्ड पोजीशन क्या थी उस पर बात करते। पहले हमारा ये था कि सपोज करो हमारे यहाँ एक फार्मर है हेमेश। हेमेश एक फार्मर है। जो जमीन या फार्म या खेत होते थे वो हेमेश के ही होते थे। तो हेमेश इस खेत का ओनर होता था और ये यहाँ पे खेती करता था, ये टीलर होता था। तो जैसे इसकी कमाई 100 रुपए होती थी, तो इसमें सिस्टम ये चलता था कि ये 90 रुपीज अपने पास रखता था सेल्फ, और 10 रुपए जो है, ध्यान से समझना मेरी बात को, 10 रुपए ये किंग्स को या राजाओं को देता था जिनके राज में इसकी जमीन आती थी। पहले बताओ ये पुरानी पोजीशन समझ आई कि नहीं। जब अंग्रेज नहीं थे तो ऐसा होता था, हेमेश की जमीन है, वो अपनी जमीन का मालिक है, उसको जैसे खेती करनी है करेगा। अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो 90 रुपए रख पाता था, 10 रुपए उसे बस केवल राजा को देना होता था। क्या ये बात आपको समझ आई, हाँ या ना? फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिश रूल आया, तो ब्रिटिशर ने क्या किया समझना। ब्रिटिशर ने ना 3 पार्टी सिस्टम बना दिया।
3 पार्टी सिस्टम बना दिया। अब क्या है, एक जमीन है, ये जमीन एक्चुअल में हेमेश की थी, लेकिन हेमेश से इसको कब्जा करवा दिया गया। अब इस पे कब्जा हो गया आदित्य का। आदित्य को फुल अंग्रेजों का सपोर्ट है। आदित्य है एक जमींदार, इसने कैसे भी हेमेश को फंसाया और उसकी जमीन को अपने कब्जे में कर दिया। तो अभी ये जो जमींदार है, नाम से सुनो, जमींदार मतलब ये हो गया लैंड ओनर, इसने लैंड को हड़प लिया। इसका फुल सपोर्ट इसमें किसने किया, अंग्रेजों ने किया। और अब ये हेमेश जो फार्मर है उसको मजबूर करते हैं कि तुम बस खेती करोगे, अब तुम्हारी जमीन नहीं रह गई। तो हेमेश एक पिलर बन के रह गया। अब जब 100 रुपए की कमाई होगी तो 100 रुपए में का सिस्टम ये चलेगा कि इसमें से 70 रुपए आदित्य अपने पास रखेगा, 25 रुपए अंग्रेजों को देगा और बचा 5 रुपए हेमेश को मिलेगा। तो मेहनत पूरी हेमेश करेगा, 100 रुपए कमा के देगा, लेकिन उसमें से आदित्य 70 रुपए रखेगा, अंग्रेजों को 25 रुपए देगा, 5 रुपए खुद रखेगा। तो बताओ पुरानी पोजीशन हेमेश की अच्छी थी कि आज की पोजीशन? पहले उसको अपनी फसलों का 90 रुपए मिलता था, 5 रुपए मिल रहा था अंग्रेजों के समय। तो किसका सिस्टम अच्छा था, पुराना सिस्टम कि अंग्रेजों का सिस्टम? आप बताओ मेरे को। पुराना वाला अच्छा था। तो ओल्ड सिस्टम में क्या था, समझना मेरी बात को। ओल्ड सिस्टम में क्या था कि जो हमारा हेमेश है वो लैंड का मालिक था, जमीन का मालिक था, और यही खेती करता था, ये टीलर था। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में क्या हुआ कि उन्होंने हेमेश को केवल टीलर बना के रख दिया और इसे जमीन हड़प के किसको दे दी गई, एक जमींदार आदित्य को। तो देयर वाज गैप बिटवीन ओनर एंड टीलर ऑफ सॉइल। पूरा पैसा ओनर रख देता था और हेमेश जो असल में जमीन का मालिक था उसको कुछ नहीं मिल पाता था। क्या आप सभी लोगों को ये फर्स्ट पॉइंट पूरा A to Z समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ, हाँ या ना? वर्ड बाय वर्ड समझ आया कि नहीं, ये भी बताना मेरे को। तो पढ़ के भी देखो, एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जमींदारी, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू मतलब जमीन का सारा पैसा जमींदार और अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास रख लेते थे। मैं आपको अंडरलाइन करके दे दिया हूं, आपको ये सब पढ़ना है। मैं साइड एक्सप्लेनेशन मिटाना चाहूंगा क्योंकि मुझे आगे भी क्या करना है, चीजों को एक्सप्लेन करते जाना है। आपको मैं एक एक लाइन ऐसे ही पढ़ाते जाऊंगा, परफेक्ट हो जाओगे इसमें। ये मैं मिटा रहा हूँ, पूरी कहानी तो समझ ही गए हो। साइड में देखो जो बॉक्स दिया है ना, उसको जरूर पढ़ो। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है? A system of land revenue that work through middlemen called zamindar, an intermediary between colonial government and peasant। ये आप लाइन को टिक करो। ये एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जहां जमींदारों को बीच में ला दिया गया था, जो मिडिलमैन का काम करता था कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में। फार्मर से पूरा पैसा वसूल को अंग्रेजों को टैक्स देता था और फार्मर को थोड़ा बहुत पैसा देता था। तो जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन लग्जरीज ऑफ लाइफ, लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सारा पैसा हड़प देते थे और अच्छी जिंदगी जीते थे और किसान भूखा मरता रहता था। तो ऐसे उन्होंने किसको बर्बाद किया, एग्रीकल्चर को। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, इंडस्ट्रीज का कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन किया। जब जब कॉलोनियल वर्ड आए तो इसका मतलब ब्रिटिश होता है, भूलना मत। हमारे इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया उन्होंने। क्या था, जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे तो एमसीक्यू में पूछेगा कौन सी इंडस्ट्री सबसे फेमस थी, तो आपका आंसर होगा सर हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हमारे हैंडीक्राफ्ट की पूरी दुनिया में रेपुटेशन थी क्योंकि ये हैंड लेबर, हैंडमेड बनाए जाते थे। पर ब्रिटिशर ने क्या किया, दो तरीकों से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया। सबसे पहला, एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटी लगाकर। हम जब अपने हैंडीक्राफ्ट मटेरियल को या कपड़ों को विदेश बेचते थे, ये इतना ज्यादा टैक्स लगा देते थे कि कपड़ा बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था और लोग खरीदते नहीं थे। जैसे 100 रुपए में मैंने बनाया, इस पे लोग टैक्स लगा देते थे 500 रुपए। तो विदेशों में मजबूरी में मेरे को 600 में बेचना पड़ता था, जिससे क्या हुआ, मेरा कपड़ा खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। दूसरी चीज, उन्होंने एक तो विदेशों में हमारे कपड़ों की डिमांड खत्म करी, दूसरा डोमेस्टिक डिमांड भी खत्म कर दी। वो ब्रिटेन से कपड़े ला ला के भारत में बेचना चालू कर दिए और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया।
तो अब आपको ये बात एकदम लाइन बाय लाइन समझ आ गई कि नहीं हम लोग किस इंडस्ट्री के लिए फेमस थे? भाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए हम लोग बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। ब्रिटिशर ने कैसे बर्बाद किया? तो दो तरीके से, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर, और दूसरा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके, अपने सामान पे इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगाते। ठीक है। तीसरी चीज, उन्होंने हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बर्बाद किया। ये सबसे आसान रास्ता था हमको बर्बाद करने का। बेटा इंटरनेशनल ट्रेड जब वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले हम लोग खुद अपना सामान बनाते थे, अंग्रेज क्या करने लग गए, इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जाने लग गए और ब्रिटेन से गुड्स लाकर इंडिया में बेचना चालू कर दिया। हम क्या है, विदेशों में जब अपना सामान बेचते थे हमारी कमाई होती थी, इन्होंने हमें एक्सपोर्टर बना दिया। किस चीज का एक्सपोर्टर बना दिया? रॉ मटेरियल का। और हमें फोर्स किया कि तुम लोग सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजोगे। फिर वहां से वो लोग कपड़े बनाते थे और लाकर या सामान बनाकर लाकर इंडिया में ही बेचते थे। मतलब हमारे ही माल से सामान बना के हमको ही लाके बेचते थे। तो हमारी पोजीशन इससे आपको पता होनी चाहिए क्या हो गई थी, हम लोग को बना दिया गया था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इसको हम लोग टोटल टर्म देते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है उन्होंने हमारे साथ बहुत भेदभाव किया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हम लोग किस चीज के एक्सपोर्टर हो गए, तो आपका आंसर होगा रॉ मटेरियल के, और किस चीज के इंपोर्टर हो गए थे तो फिनिश गुड्स के। तो इसको डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बोलते हैं। चलो ये बात समझ आ गई इतनी कि नहीं? बोलो सब लोग हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है? हर वर्ड पढ़ेंगे आप लोग, हर वर्ड समझेंगे आप लोग। नहीं, ब्रिटिश रूल के पहले मुगल्स की इकोनॉमी चलती थी। ब्रिटिशर्स के पहले मुगल्स थे हमारे देश में। मुगल के पहले लोधी साम्राज्य, ऐसे करके बहुत सारे अलग 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 एम्पायर्स रहे हैं। पर अंग्रेज क्या है, ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें पूरा ही बर्बाद किया। द A to Z उन्होंने हमें बर्बाद किया। तो जैसे हमने ये पढ़ दिया कि हमारे एरियाज को उन्होंने कैसे टारगेट किया, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, और किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को। तो उसके बाद हम आते हैं अपनी इकोनॉमी के फीचर्स पे, कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे क्या क्या मेजर फीचर्स थे इकोनॉमी के। हर पॉइंट सिखा रहा हूँ, विद फिगर्स पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे सबसे पहला, हमारी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी माना गया। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो होती है जिसमें ना के बराबर ग्रोथ होती है, उसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। ये बात कैसे पता लगती है हम लोग को? तो ये बात हमको ऐसे पता लगती है कि एक पीरियड था 1860 से 1925 का, जिसमें हमारा ग्रोथ रेट 0.5% था। ठीक है। और दूसरा पीरियड 1925 से लेकर 1950 का पीरियड था, जिसमें हमारा ग्रोथ रेट और कम हो गया था, ये 0.1% हो गया था। तो ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी में बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी, आबादी बढ़ रही थी, पॉवर्टी बढ़ रही थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था हमारा बहुत खराब हो गया था। और एपिडेमिक जैसे महामारी और फेमाइन माने सूखा, ये रिकरिंग प्रॉब्लम थी, बार बार देश में आती थी। हमने करीबन 80 से 100 साल तक सूखा झेला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करोगे आप, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिडेमिक और फेमाइन हमारे यहाँ रिकरिंग या मेजर प्रॉब्लम थी, बार बार होती थी। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। अब तुम बताओ, तुमको ये स्टैग्नेंट वाला पॉइंट पूरा समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ यार। 1860 से 1860 से 1925 तक ग्रोथ रेट क्या था? 0.5%। और 1925 से 1950 0.1%। फिर दूसरी चीज हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड माना गया। ठीक है। दूसरे देशों के कंपैरिजन में हम बैकवर्ड इकोनॉमी थे। 1947-48 में पर कैपिटल इनकम मतलब होता है पर पर्सन इनकम, हमारी 230 रुपए। मतलब एक व्यक्ति पूरे महीने में 230 रुपए कमाता था। हमारी इकोनॉमी को इसलिए बैकवर्ड माना गया क्योंकि पर पर्सन इनकम बहुत ज्यादा कम थी। मेजर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गरीब थी, खाने पीने को नहीं था, क्लोथिंग शेल्टर नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट रैम्पेंट थी। रैम्पेंट मतलब वेरी मच, बहुत ज्यादा। ठीक है।
देन हम एग्रीकल्चर वाइज भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमारे एग्रीकल्चर को बहुत एक्सप्लॉइट किया, तो इसमें हम लोग बहुत बेटा बैकवर्ड थे। अब ये बात कैसे पता लगती है? तो ये ऐसे पता लगती है कि हमारे देश की ये सारे फिगर तुम लोग को ध्यान होने चाहिए, ध्यान रखना। और ईशान सर ये वीडियो आज ग्रुप में जाएगा। देश की टोटल पॉपुलेशन के 72% एफिशिएंट लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, एग्रीकल्चर में एंगेज थे। लेकिन एग्रीकल्चर से हमारे जो देश का टोटल प्रोडक्शन था वो केवल 50% ऑफ जीडीपी था। तो ये बहुत खतरनाक फिगर था, खराब फिगर था कि तुम्हारे देश की 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज है, फिर भी तुम प्रोडक्शन, देश के टोटल प्रोडक्शन का 50% कर पा रहे हो, मतलब आप बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हो। आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से कहीं और समझाऊं? आपको ये बात समझ आई कि मेरे को और समझाना पड़ेगा? देश की टोटल पॉपुलेशन के 72% लोग जो हैं एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, फिर भी प्रोडक्शन सिर्फ 50% था। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप बताओ। और ये बात आपको समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम था। ठीक है, यहां पर बच्चों तुम लोग यहीं से सीख लो, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दो अलग चीज होती है। जब आप प्रोडक्टिविटी कहते हैं तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, सब लोग यह सीख लो अच्छे से, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रोडक्टिविटी बोला जाता है, उसे प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में आप जितना प्रोडक्शन करेंगे वो प्रोडक्टिविटी है। और जब आप प्रोडक्शन वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। टोटल एग्रीकल्चर में जितना प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन कहलाएगा, ये ध्यान रखना। और प्रोडक्टिविटी मतलब 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपका जो प्रोडक्शन 1 हेक्टेयर जमीन पे था वो 660 किलोग्राम था वीट का और 665 किलोग्राम था राइस का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिगर पूछ देगा एग्जाम में। वीट का कितना था? 1 हेक्टेयर जमीन पे 660 केजी पूरे साल भर में। और राइस का कितना था? राइस का 665 केजी। ये 1 हेक्टेयर जमीन की प्रोडक्टिविटी है। और देश में टोटल फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो 527 लाख टन था। तो फर्क समझ लो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में। प्रोडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो थी, बहुत ही कम थी। 1 हेक्टेयर जमीन पे आज तो हम लोग 3200 किलो प्रोड्यूस करते हैं, पहले 660 किलो प्रोड्यूस करते थे वीट और 665 केजी राइस। और टोटल प्रोडक्शन हमारा 527 लाख टन था। आप लोग को फिगर समझ आए कि गए? सिर के ऊपर से ये बोलो हाँ या ना, क्लैरिटी है कि नहीं है? यस और नो बोलो, बात समझ आई कि नहीं है? ये शीट आप लोग को भेजना है कि आप लोग के पास ये बुक है? मेरे को ये बताओ, ये शीट भेजनी पड़ेगी कि ये बुक है आप लोग के पास? ये बताओ मेरे को। तो बस बुक में मेरे साथ साथ रोज बुक खोल के बैठा करो, ज्यादा बेटर होगा। अब बुक ओपन करके बैठना, रोज ये पूरी बुक की एक एक लाइन तुम लोग को पढ़ा डालूंगा, तो तुम लोग एकदम अच्छे से पढ़ डालना, तो तुम लोग को बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, फिगर हमने पढ़ा, हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरली हम लोग बैकवर्ड थे। देन हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का मतलब हम इंडस्ट्रीज में बहुत पिछड़े हुए थे। एक ही इंडस्ट्री बताओ हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा फेमस थी वो कौन सी थी? बोलो, हमारे यहाँ सबसे फेमस एक ही इंडस्ट्री थी, वो कौन सी थी? फटाफट बोलो, कौन सी थी जिसको ब्रिटिशर ने बर्बाद किया? हैंडीक्राफ्ट ही बस थी सबसे ज्यादा। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट सबसे पॉपुलर फेमस इंडस्ट्री थी, ये बात मत भूलना। तो हम लोग इंडस्ट्रियली बैकवर्ड थे। बात कैसे पता लगी? हमारे पास ना बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज की कमी थी। बेसिक या हैवी इंडस्ट्रीज वो होती है विच सपोर्ट अदर इंडस्ट्रीज, जो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए मशीन्स बनाती हैं, विच सपोर्ट अदर इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी। दूसरी बात, हमारे यहाँ मशीन्स बिल्कुल बनाई ही नहीं जाती थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री पूरा रियून हो गई थी। रियून मतलब डिस्ट्रॉय हो गई थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरी ही तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। 3 पॉइंट सुन लो, बेसिक इंडस्ट्रीज थी नहीं,
मशीन्स हम बनाते नहीं थे, स्मॉल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। और अगर हमें कैपिटल गुड्स चाहिए होते थे, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स चाहिए होती थी, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स चाहिए होती थी, तो हम लोग इस मशीन को ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे। मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को हम लोग ब्रिटेन से इंपोर्ट किया करते थे, ये हम करते थे। ठीक है, ये हो गया इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट। अब उसके बाद आता है हमारे यहाँ रैम्पेंट पॉवर्टी थी, तो इसमें क्या लाइन याद रखनी है, हमारी मेन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही गरीब थी। ठीक है, लोगों को, ये लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, 2 स्क्वायर मील अ डे भी नहीं मिल रहा था, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था। ये लाइन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को क्या नहीं मिल रहा था, 2 स्क्वायर मील अ डे, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। देन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बर्बाद था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कुछ ही चीजों को डेवलप किया देश में, जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, लेकिन उसका भी जो था ग्रोथ बहुत स्लो थी, बहुत कम थी। 1948 में हमारे यहाँ जो पावर जनरेशन था तो 2100 मेगावाट का था। ठीक है, ये याद रखना। रेलवे लाइंस 53,596 किलोमीटर थी और पक्की रोड 155,000 किलोमीटर थी। ये तीनों फिगर एग्जाम में पूछेगा। पावर का क्या रेशियो था, 2100 मेगावाट। रेल लाइन कितनी थी, 53,596 किलोमीटर। रोड्स कितनी थी, 155,000 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको हल्की चीजें रख रही होगी, फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से करना। देन हम लोग बुरी तरह से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, हमको तो उन्होंने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया था। तो हमें कोई भी बड़ी मशीन या इक्विपमेंट चाहिए होते थे तो हमें विदेशों से ही, ब्रिटेन से इंपोर्ट करने होते थे। वैसे कुछ कंज्यूमर गुड्स, ये बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जैसे सिलाई मशीन, सेविंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाईसाइकिल्स, ये सब भी हमें अब्रॉड से मंगाना पड़ता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखना, कैपिटल गुड्स के लिए भी हम अब्रॉड पे डिपेंडेंट थे और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स के लिए भी जो हम घरों में यूज करते हैं उसके लिए भी अब्रॉड मतलब ब्रिटेन पे डिपेंडेंट थे, याद रखना। देन लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, अर्बनाइजेशन मतलब शहर। ठीक है, 1948 में शहरों में केवल 14% लोग रहते थे और रूरल इंडिया में 86% लोग रहते थे। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को छोड़कर लोगों को कुछ करना नहीं आता था, जिसके कारण गरीबी बढ़ गई। तो ये फिगर भी याद रखना। 1948 में क्या ध्यान रखोगे, अर्बन एरिया में कितने लोग रहते थे, 14% अर्बन। रूरल एरिया में कितने लोग रहते थे, 86% रूरल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देन हमारी इकोनॉमी सेमी फ्यूडल थी। सेमी फ्यूडल होने का मतलब आपको मैं बता दे रहा हूं और इसको बहुत अच्छे से याद रखना। हमारी इकोनॉमी जो थी ना पूरी तरह से फ्यूडल थी ना पूरी तरह से कैपिटलिस्ट थी, हमारी मिक्स इकोनॉमी थी। मतलब ना हमारे यहाँ बहुत पैसे वाले लोग थे ना बहुत गरीब लोग थे, हम लोग बीच में फंसे हुए थे। ठीक है, तो इसके कारण जितना प्रोडक्शन होना चाहिए नहीं होता था। जो ब्रिटिशर भी अपनी तरफ से इंटरफियर करते थे और बिजनेसमैन भी ज्यादा ग्रो नहीं हो पाते। डेल हमारी इकोनॉमी को हम कॉलोनियल इकोनॉमी भी बोलते हैं ना, इसको जमींदारी सिस्टम, वो लैंड के रेफरेंस में बोलते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं बोल सकते आप। ठीक है, देन हमारी कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल का मतलब ये है कि हम लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, हमें अपने बेनिफिट के लिए पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। कैसे एक्सप्लॉइट किया कि जो बेसिकली उनकी इंडस्ट्रीज उस पर ना के बराबर टैक्स लगाते थे और हमारे इंडस्ट्रीज पे हाई टैक्स लगाते थे। हमारे यहाँ का सारा रॉ मटेरियल वो विदेश ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से सामान लाके इंडिया में बेचते थे। यहाँ के जो आर्टिसंस थे, आर्टिसन मतलब कारीगर होता है, ठीक है, उसपे बहुत एट्रोसिटी करते थे। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार करते थे, बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, जिसके कारण हमारे यहाँ की पूरे कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्री सब बंद हो गई। ठीक है, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, आप ये पढ़िए। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के पूरे एक एक लाइन पढ़ोगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक एक लाइन पढ़ना, एक सिंगल लाइन में तुम लोग से नहीं छूटनी चाहिए। देन नीचे आते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में अंग्रेजों ने क्या बैंड बजाई हमारी। तो इसको पढ़ने से पहले ये वाला इधर का ब्रैकेट जरूर पढ़ देना, आप लोग की बुक में है, ध्यान रखना। हमारे देश में कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, ठीक है,
जो नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम का एस्टिमेट लगाते थे, उन लोगों के नाम है दादा भाई जन नारोजी, विलियम डिगबाय, ठीक है, फिंडले श्रीरास, वीके आरवी राव, आरसी देसाई। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, हमारे देश में नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम का एस्टिमेशन किया। ये पूछेगा एग्जाम में, याद रखना बड़े बड़े साइंटिस्ट कौन से थे। तो आप लोग के आंसर क्या होंगे, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले श्रीरस, वीके आरवी राव, आरसी देसाई, ये याद रखोगे। Most of them find that during the first half of the 20th century, growth rate of national income and per capita income was less than 2% and 0.5% respectively। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेकर 1950 के बीच की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने ये पता किया कि हमारे देश की जो नेशनल इनकम थी, छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन बहुत पूछता है, ये 2% थी, और पर पर्सन इनकम जो थी वो हमारी पर कैपिटल इनकम वो 0.5%। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? ये पॉइंट समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? ये बोलो क्लियर है कि नहीं? ये आप सारे इकोनॉमिस्ट के नाम बहुत अच्छे से क्या करना, ध्यान रखना। इधर आओ, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा क्या क्या हाल था। तो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत कम था। दोनों की अलग अलग मीनिंग होती है, मैंने बता दिया है तुम लोग को। प्रोडक्शन मतलब होता है टोटल आउटपुट, देश का टोटल एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, और प्रोडक्टिविटी मतलब होता है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन, 1 हेक्टेयर जमीन पे आप क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, ध्यान रखना होगा। एक कंपैरिजन दिया है 1947 और 2018-90 के बीच में हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल क्या था और हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या था। तो जब प्रोडक्टिविटी पढ़ोगे तो एक केजी पर हेक्टेयर में होती है, 1 हेक्टेयर जमीन पे कितना प्रोडक्शन करते थे। तो वीट का जो प्रोडक्शन था 1947 में 660 केजी का था, और 2018-19 में आके 3408 का हो गया। राइस का 665 केजी था, जो 18-19 में आके 2665 केजी हो गया, ठीक है। वैसे देश में टोटल प्रोडक्शन की जब बात की जाए तो ये लाख टन में था। 1947 में वीट का प्रोडक्शन जो था वो 64 लाख टन था, और 2018-19 में 991 टन में है देश का टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। राइस का 220 टन था कब, 1947 में, ये 2018-19 में आके 1156 टन हो गया। हमने ग्रो तो किया है पर जितना करना चाहिए उतना नहीं करा। तो इससे आपको ये सीखना है कि आप जैसे स्टेबल को देखेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी जो है 5.2 टाइम्स बढ़ी है, ठीक है, किसकी, वीट की, और राइस की 4 टाइम्स बढ़ी है। सर ये कैसे पता लगा? तो देखो ये 660 से 3408 हो रहा है, ये लगभग 5 गुना है आप देखेंगे तो, और ये 665 से 2665 हो रहा है, मतलब लगभग 4 गुना है, मल्टीप्लाई करके देख लो। वैसे ही आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है, मतलब टोटल प्रोडक्शन, वो 15 टाइम्स जो है वो बढ़ा है किसमें, वीट में, और 5.3 टाइम्स बढ़ा है राइस में। ये टाइम्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे, भूलना मत। ये हमने कहां से निकाला है, इसका सोर्स क्या है, डी भट्टाचार्य, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे 1819, ये रेफरेंस है। ये बहुत अच्छे से पढ़ना, ये एग्जाम में ना फिगर दे देगा, बोलेगा बताओ कितना टाइम्स ग्रोथ हुई। तो यार ये देखो यहाँ पे ना मैं हिंट बना दे रहा हूँ, वीट का देखो 660 से 3408 5 टाइम्स है, ये 665 से 2665 है, 4 टाइम्स बता रहा है। ये 64 से 991 हो गया है, ये 15 टाइम्स दिखा रहा है तुमको, और ये तुम्हारा 5 टाइम्स दिखा रहा है, 220 से 1156। क्या आपको ये बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से, ये बताओ। एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा। अब जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं ना, घुस गए पूरा, एक एक वर्ड कर देंगे, पागल कर देंगे सीबीएसई को, एक एक शब्द पढ़ देंगे, क्या देगा देने दो उसको एग्जाम में, हर चीज करके जा रहे हैं, ठीक है। एक भी क्लास मिस मत करना, भीड़ के पढ़ो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी है।
हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होने के अंदर चीजों में क्लैरिटी नहीं थी। मतलब ये कि हमारे यहाँ ना 24 घंटे पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, आज भी वही है, ऐसा कुछ खास बदला नहीं है। अच्छी रेनफॉल होती थी तो हमारा अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, और खराब रेनफॉल होती थी तो खराब प्रोडक्शन होता था। अंग्रेजों ने इरिगेशन के पीछे ना के बराबर मेहनत करी, बिल्कुल एफर्ट नहीं डाला, ना उन्होंने वेल्स बनाए ना कैनाल्स बनाए, जिसके कारण हम एकदम क्या हो, जब खराब बारिश होती थी तो बर्बाद हो जाती थी। ठीक है। देन हमारे यहाँ सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ करती थी। मतलब हमारे यहाँ जो मेनली फार्मर्स थे ना, वो बहुत सीधे साधे लोग थे, उनका कमर्शियल आउटलुक नहीं था, वो बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचते थे, वो किसान की तरह सोचते थे। ठीक है। तो वो उतना ही बनाया करते थे जितना उनकी घर की बेसिक नीड होती थी, उससे ज्यादा वो बनाने की सोचते नहीं थे। और थोड़ा बहुत अगर सरप्लस बच जाता था तो उसे मार्केट में बेच आते थे। तो जिसके कारण वो अक्सर गरीब ही रहते थे, क्योंकि वो अपने घर की जरूरत के लिए बनाते थे। ठीक है। देन हमारे यहाँ गल्फ था। बेटा गल्फ वर्ड कभी भी आए तो एक गैप होता है, याद रखना। पहले फार्मर ही जमीन का ओनर होता था और जमीन का टीजर होता था, मालिक भी खुद था, खेतीहर भी खुद था। पर ब्रिटिश राज में क्या हुआ, एक गल्फ या गैप आ गया ओनर के बीच में और टीजर के बीच में, जहां पर जो ओनर्स थे वो जमींदार हुआ करते थे, और जो रियल ओनर थे फार्मर को उनके ही आउटपुट का कुछ नहीं मिलता था, उनको केवल टीजर या खेतीहर, खेती वाला बना के छोड़ दिया गया। तो मेरे ही जमीन का मुझे कुछ हिस्सा नहीं मिल पाता था, सारा जमींदार रख दिया। ठीक है। एक एक लाइन पढ़ो, बहुत अच्छे से याद रखना। क्यों होता था? क्योंकि जमींदार हमें कर्जा देके फंसा देते थे और हमारी जमीनों पे कब्जा कर देते थे। अगर हम थोड़ा भी विरोध करते थे तो अंग्रेज आते थे, हमें गोली मार देते थे, बहुत बड़ी दिक्कत थी। देन हमारे यहाँ जमीन के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े थे, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। हमारी लैंड होल्डिंग, मतलब हमारी जमीन जो थी वो छोटी छोटी हुआ करती थी, और टुकड़े टुकड़े में, जैसे एक जमीन अगर रायपुर में तो दूसरी जमीन राजनांदगांव में। अब मैं रोज घूम घूम के तो खेती करूंगा नहीं, तो मैं ना प्रोडक्शन कम कर पाता था, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। जमीन के हिस्से तो थे पर बहुत छोटे छोटे। ठीक है। आप लोग को इतना समझ आ गया क्या बेटा? हाँ या ना बोलो। आज की क्लास जो हमने करी आपको समझ आ गया अच्छे से? सभी लोग को हैंड रेस करके बताओ, यस या नो करके बताओ। और ये बुक अगर जैन एंड नूरी आप लोग के पास हो ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़ डालेंगे और एकदम परफेक्ट कर देंगे। ठीक है। आप लोग कैसा, अगर ये बुक है तो बहुत अच्छा है। आज ही ये रिकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप में डालते हैं, आज ग्रुप में आप ये रिकॉर्डिंग देख लो एकदम। ठीक है। डेट्स इट फॉर टुडे। कल इसके आगे पढ़ेंगे, इतना आप करो। 1:35 1:35 को कल हम लोग मिलेंगे। ठीक है। इसके आगे करेंगे, ये पढ़ो।